नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। जिस तरीके से 7 चरण के मतदान हो गए हैं, अब ऐसे में कल रिजल्ट आने वाला है, तो देखना ये होगा कि इस बार इस सियासी हलचल में किसकी जीत होती हुई दिखाई देगी। इस बार जिस तरीके से मायावती ने चुनावी रण में कहीं ना कहीं एक परचम लहराने की कोशिश की है, वहीं अगर बात कर लिया जाए भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार के नारे को लगाती हुई नजर आई थी। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे पर सफल हो पाएगी? नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज इन्हीं सभी सवालों के लिए अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और अपने सभी साथियों से जानेंगे कि इस बार यूपी का किस तरीके से समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। मायावती को आखिर कितनी सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है, या भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे में कितना दम है। सबसे पहले मेरा सवाल अबरार से रहेगा। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से मायावती लगातार अपना कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को उन्होंने मैदान में उतारा, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा। आपको क्या लगता है अबरार कि कितना खेल बिगाड़ा होगा उन्होंने इंडिया गठबंधन का? देखिए, खेल बिगाड़ने जैसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन, ख़ासतौर से अखिलेश यादव ने जिस तरीके से हठधर्मी के जो है उसको अपनाते हुए कितने चेहरों को बाहर करने का काम किया, चाहे ओपी राजभर हों या फिर पल्लवी पटेल हों, उन सबको तो उन्होंने अपने साथ रखा ही नहीं। और यही चीज़ लगातार कही जा रही थी कि जो अखिलेश यादव लगातार एक भ्रम में जी रहे थे कि वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे। ये बिल्कुल होने वाला नहीं है, चूँकि अखिलेश यादव का जो कोर वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, वो आधे से ज़्यादा भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और ये 2024 के चुनाव में नहीं बल्कि इससे पहले वाले कई चुनाव में भी स्थिति खुलकर के सामने आ चुकी है। अब ऐसे में आ जाते हैं चुनाव के बाद नतीजों पर कि आखिरकार मायावती क्या वाकई जो है लगातार जो तमाम सीटों को लेकर के इतनी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही थी, और ख़ास तौर से जो प्रत्याशियों को लेकर के उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि वो मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार रही हैं ताकि उससे वोट जो है वो काटे जा सकें। देखिए, ये आपके सोचने का नज़रिया हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर तो मायावती ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। चूँकि पिछली बार उन्हें 13 मुस्लिम बहुल्य सीटों में से 5 सीटों पर जीत मिली थी, और जाहिर सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो उस हिसाब से ही रणनीति बनाता है जिस हिसाब से उन्हें पिछले चुनाव में वोट मिले होते हैं या जिन सीटों पर उन्हें जीत मिली होती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मायावती ने सही तरीका अपनाया था। लेकिन अखिलेश यादव जो ख़ास करके मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पूरी तरीके से जो है तैयार बैठे थे कि वो सारा का सारा वोट बैंक उन्हें मिलेगा और उनकी जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी। ये दरअसल इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मुश्किल जो है पशुपेश में फंस सकता है मामला। और मुझे लगता है कि मायावती की सीटें जो है वो अखिलेश यादव से ज़्यादा आ सकते हैं। आप सोचिए, अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं नतीजों के बाद फिर से एक बार मुद्दा फंसेगा। और अबरार, लेकिन यहाँ पर आपको कितनी सीटों पर मायावती इस बार जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही हैं लगभग? देखिए, अगर कुल मिलाकर के सीटों की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि पिछली बार के जो आंकड़े थे उसमें से 1-2 सीटें आगे या पीछे की स्थिति ज़रूर रह सकती है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी इस बार अच्छा खासा माहौल रहा। लंबे समय से जब इंडिया गठबंधन बना तभी उस समय ही ये बात कही जा रही थी कि ये गठबंधन बनने में काफ़ी समय लगा, गठबंधन लेट बना। और आप देखिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला तो मात्र 2-2.5-3 महीने पहले तय हुआ है, तो आप मुद्दों की राजनीति कैसे कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है, और तभी जाकर किसका नतीजा निकल पाएगा। मायावती ने अकेले अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने वोट बैंक को लेकर के चुनाव लड़कर जो है इस बार फिर से एक बार वो साबित करेंगी कि उनके साथ जो वोट बैंक है वो बना रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव को ये सोचना पड़ेगा कि उनका जो वोट बैंक है, खासतौर से यादव वोट बैंक, अब किस बिना पर, किस वजह से लगातार भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो मात्र वो मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे अगर राजनीति करेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि नतीजों में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट तौर पर खुल करके सामने आ सकती है।
जी बिल्कुल। अब ऐसे में ये जो नतीजे अबरार ने बताए, वाकई में सिनेरियो तो वैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन 2019 में मायावती ने 10 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई थी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार अगर मायावती 10 सीटों पर अपनी पकड़ बना लेती हैं तो क्या वो इंडिया गठबंधन का इंडिया गठबंधन की तरफ से फिर से कोई ऑफर देखने को मिल सकता है, या फिर चंद्रशेखर आजाद हो सकता है आने वाले दिनों में मायावती से जुड़ते हुए नजर आए। ये तमाम सवाल बनते हैं। हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये पूरा माहौल बनता हुआ दिनेश नजर आ रहा है कि अगर मायावती 10 सीटें जीत जाती हैं, जैसा अभी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो हमने निकाला उसमें भी यही बात निकलकर सामने आ रही है, अगर उनको 10 सीटें मिल जाती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन उनको फिर से कोई ऑफर दे सकता है? देखिए, यहाँ पर मायावती को 10 सीटें मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मायावती का जो राजनीति करने का तरीका पिछले 10 सालों में जो रहा है वो बेहद निष्क्रिय नजर आया है। एक निष्क्रिय राजनीति के रूप में वो देश की राजनीति में इस वक्त दिखाई दे रही है। सिर्फ कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतार देना और सीमित प्रचार करना राजनीति में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि दौर बदल चुका है। दलित वोट बैंक जो है अब कहीं ना कहीं मायावती से शिफ्ट होना शुरू हो चुका है, जिसके आधार पर वो लगातार सरकार बनाती रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 10 सीटें नहीं जीत पाएगी। शायद हो सकता है कि मायावती का उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर खाता भी ना खुल पाए। तो अगर ऐसा होता है तो जैसे नगीना सीट पे अगर बात कर लिया जाए, वहां पर चंद्रशेखर कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखें, तो आपको क्या लगता है कि मायावती उनको समर्थन दे सकती हैं? देखिए, जब जीत ही हासिल कर लेंगे चंद्रशेखर आजाद तो फिर समर्थन की आवश्यकता क्यों होगी उन्हें, ये समझ नहीं आता। एक बड़ी पार्टी की तो सबको जरूरत होती है। अगर बीएसपी कहीं ना कहीं सेम राजनीति करती है, पीडीए की राजनीति वो भी करती हुई नजर आती है और पीडीएम की भी, तो ऐसे में मायावती का साथ कहीं ना कहीं आजाद के लिए जरूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती एक दूसरे के देखा जाए तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखे जा रहे हैं, और आज़ाद मायावती से अलग हट कर के राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने तमाम जो है विधानसभा के चुनाव भी देखे जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद या मायावती यहाँ पर एक धुरी पर आकर के राजनीति करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यदि ऐसा होता हुआ नजर आएगा तो फिर जाहिर तौर पर जो है दलित वोट बैंक एक दूसरे को जो धुर विरोधी के रूप में देखता नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की टीम के रूप में देखता हुआ नजर आ सकता है। जी, अब ये दिनेश का कहना था, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में वाकई मायावती, आकाश आनंद और आज़ाद एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे को वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो इन लोग का साथ आना कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगला सवाल मेरा अमन जी से रहेगा, इनसे जानते हैं कि आप किस तरीके से मायावती या फिर यूपी की पॉलिटिक्स का जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है यूपी की राजनीति? देखिए, बिल्कुल बीएसपी की बात करें तो बीते अगर 12-15 साल की बात करें तो लगातार बीएसपी का जो कद उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। वहीं अगर हम देखें 2007 में यही बीएसपी थी जिन्होंने अपने दम पर जातीय समीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में राजनीति की और वहाँ पर बहुमत हासिल किया, अपने दम पर सरकार बनाई। 2009 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उसमें भी बीएसपी को तकरीबन 20 के आसपास सीटें मिलती हैं। इसके बाद लेकिन 2012 में जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, वहाँ मायावती को हार का मुँह देखना पड़ता है, सपा की एंट्री हो जाती है सत्ता में। 2014 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब भी मायावती जाती हैं चुनाव में और उनको एक भी सीट नहीं मिलती। आप समझ सकते हैं कि लगातार जिस तरह से एक समय बेहद मजबूत थी, लेकिन 2012 के बाद से लगातार उनकी पार्टी जो है वो कमज़ोर होती गई। क्योंकि आखिर अमन जी, इसका क्या रीज़न रहेगा ऐसा जो मायावती के साथ हो रहा है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि आपके पास नेता ऐसे होने चाहिए कि वो लगातार आपकी सत्ता को संभाले रखें, आपकी कमान को संभाले रखें। आप देख रहे हैं कि लगातार मायावती के कुनबे से अगर हम अभी की बात करें तो 10 के 10 जो सांसद आते हैं 2019 में, उनके पास इक्का दुक्का नाम बसते हैं। तो ये जो उनकी रणनीति है वो कहीं ना कहीं इसको मेरे ख्याल से काबू में नहीं कर पा रही कि जो उनके बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, वो उनके पास रहे। हम जिक्र करें 2014 का, जहाँ पर एक भी सीट उनको नहीं मिलती। 17 में भी जब विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ पर भी 18-19 सीटें उनको मिलती हैं। इसके बाद जब 2019 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ ज़रूर ये बात कही जा सकती है कि सपा के साथ जो गठबंधन उनका होता है उस गठबंधन के सारे मायावती करीबन 10 सीटें हासिल करती है, लेकिन वो कुछ समय के बाद गठबंधन तोड़ती हैं। 22 में कहते हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी और देखिए वहाँ पर भी उनको महज एक सीट मिलती है। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि मायावती का जो इतना मजबूत कद था, लगातार जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत चेहरा मानी जाती थी, वो एकदम से कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ी। 2024 में आलम यह है कि उनके नाम पर एक भी सीट आती हुई दिखाई नहीं पड़ी। इससे 2014 का जो आंकड़ा था वो एक बार फिर सामने आने वाला। अब क्या मायावती यहाँ से कोई बड़ा फैसला करने वाली हैं, कोई नई तरह से अपनी पार्टी को कह सकते हैं आगे बढ़ाती हुई नजर आई, क्योंकि अब उनके सामने 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो ज़रूर होगा। और ऐसे में क्या कोई बड़े बदलाव होने वाले हैं पार्टी में, क्योंकि जिस तरह की उनकी
जो स्थिति नज़र आ रही है वो कोई बहुत बेहतर नज़र नहीं आ रही। आप देखिए वोट परसेंटेज भी जो 21-22 दलित कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, उसमें भी लगातार कह सकते हैं कमी देखी गई। 2022 में 12-13% के आसपास उनका वोट शेयर रहा। तो ये बताता है अपने आप में कि मायावती जो मजबूत थी अब वो लगातार कमज़ोर हो रही हैं। ऐसे में क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि अगर दलित वोट बैंक भी वो साथ पाएँ तो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में क्रिएट कर सकती हैं। अमन जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि आखिर अगर मायावती की पार्टी जिस तरीके से नीचे गिरती जा रही है, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में कोई ऐसा उत्तराधिकारी पद या कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर एक फेस तो चाहिए होगा, तो आपको क्या लगता है कि किसको मायावती बना सकती हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आकाश आनंद को बड़े भरोसे के साथ में वो लेकर आई थी, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, खुद मायावती ने उनका हाथ पकड़ कर खींचा कि भाई आप अभी इस लायक नहीं है कि आपको मंचों पर भेजा जा सके। तो आप ये समझ कर चलिए कि फिलहाल आकाश आनंद का जो करियर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था उस पर फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि उनके पास एक तो अनुभव भी नहीं है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी को चला रहे हैं, नगीना सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मायावती उनकी तरफ देखती हुई नजर आए, क्योंकि आज़ाद ने खुले तौर पर कहा है कि जो संघर्ष करता है उसको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि कांचीराम जी ने भी मायावती के संघर्ष को देखकर उनको पार्टी दी थी, लेकिन मायावती ने जिस तरह से अपने भतीजे को आगे किया जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया है, उन्होंने उसके ऊपर सवाल खड़े किए। तब हो सकता है कि मायावती इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान दें और आज़ाद को अपनी पार्टी में बुलाती हुई नजर आए, या फिर आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी का विलय होता हुआ दिखाई पड़े और आज़ाद जो है एक बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश में नजर आए। जी बिल्कुल। अब ऐसे में मायावती उत्तर प्रदेश में एक अहम चेहरा बन जाती है। ऐसे में अगर उनको इस बार एक भी सीट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। तो ऐसे में अब क्या चंद्रशेखर आज़ाद उनकी डूबती हुई नैया पार लगाएंगे, या मायावती उनके सामने हाथ बढ़ाएंगी, या फिर अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में जीती हैं तो इंडिया गठबंधन क्या उनको अपने खेमे में लेता हुआ नजर आएगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।